बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं। उस विषय से जुड़े हुए खास एक्सपर्ट स्टूडियो के जरिए आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपको बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा हम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक फ़ोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल हमें फ़ोन के ज़रिए पहुंचाते हैं और अलग अलग विषयों के ज़रिए अलग अलग जवाबों के सवालों के जवाब हम अपने खास मेहमानों से लेते हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय को लेकर क्या कुछ खास रहेगा उस पर नजर डाल लेते हैं। आज का जो विषय है रबी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन और साथ ही साथ सेब के बागों की देखभाल। इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इन विषयों से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, इस सवाल आप हमें टोल फ्री नंबर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, 1800113061। ये टोल फ्री के नंबर के जरिए आप हम अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए 8800520717। इस व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हमें पहुंचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करते समय अपना नाम और जिस जगह से आप हमें मैसेज कर रहे हैं उसका नाम लिखना ना भूलें। आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन सभी माध्यमों के जरिए इन विषय से जुड़े हुए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट उन विषय से जुड़े हुए जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब सीधा आपको इसी फोन इन कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम में आपको जवाब देंगे। तो इन विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन विषयों से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं उनका भी तारुफ मैं आप सभी से करा दूं। आप हमारे दो डॉक्टर दिग्विजय सिंह गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। सर, आपका स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह से। सर, जिस तरह से आज हमारा जो विषय है रबी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन का, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसे किसान अपनी रबी फसलों की देखभाल कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने जी। कीट और रोग प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपनी आमदनी को पूरी तरह से बढ़ाना है। यदि इनका प्रबंधन हम नहीं करते तो जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। इसे हम 2 चरणों में बांट लें। प्रथम चरण में कीट लगने से पहले और द्वितीय चरण को कीट लगने के बाद हम व्याख्या करें। तो प्रथम चरण में जो कहा गया है, जिसमें हम समेकित नासी जीव प्रबंधन की बात करते हैं। समेकित नासी जीव प्रबंधन क्या है? कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक तरह से कह लीजिए हमारे परंपरागत खेती से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसमें हम कीटों के प्रबंधन के लिए जितने प्रकार की विधाएं प्रबंधन से संबंधित हमारे पास मौजूद हैं उनको एक साथ समाहित कर लेते हैं। इसी को हम समेकित नासी जीव प्रबंधन या IPM की संज्ञा देते हैं। इसमें क्या करना होता है? ठीक फसल की बुआई से पहले जुताई से हम प्रारंभ करते हैं जी। जैसे किसी खेत की गर्मी में जुताई करके उसे छोड़ दिया जाता है और जो भी उसमें अवशेषी कीट हैं वो ऊपर आ जाते हैं। उन्हें या तो चिड़िया खा जाती है या वो गर्मियों में गर्मी की जुताई से मर जाते हैं। इस प्रकार से जिन खेतों में पहले से
कीटों की लार्वी, प्यूपी इत्यादि अन्य अवस्थाएं मौजूद हैं, वो सॉइल की सतह पर, मिट्टी की सतह पर आ जाती हैं और वो नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमें आसानी होती है कि जो हम उसमें दूसरी फसल लगाएंगे उसमें पहले से मौजूद कुछ कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा उपाय करते हैं कि जब भी हम किसी फसल का प्रबंधन करते हैं, जैसे हमारे इसमें रबी की फसलों में चाहे आप देख लें, गेहूं की फसल है, चने की फसल है, सरसों की फसल है, मटर है, अरहर है, ये सारी फसलें हमारी प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं पूरे भारतवर्ष में। इसमें अगर हम इनका प्रबंधन करना चाहें तो हम पहले गेहूं की फसल से, चूंकि गेहूं की फसल के बारे में कहा जाता है कि यदि कीट का प्रबंधन हम गेहूं की फसल में कर लें और उससे भरपूर पैदावार हमें मिलती रहे तो समझिए हम भूखे को भोजन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण फसल है, इसका हमारे देश में इतना अधिक उपयोग होता है कि हम किसी भी तरह से इसमें लापरवाही ना बरतें। तो आमदनी के साथ साथ हमें जो खाद्यान्न की उपलब्धता करानी है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसमें प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो 2 प्रमुख कीट लगते हैं। पहला कीट है सैनिक सूंडी। सैनिक जैसा नाम है, सैनिक एक साथ ग्रुप में ये आक्रमण करते हैं फसलों पर, और ये विशेष तौर पर पत्तों पर आक्रमण करते हैं। और इन्हें अगर आप देखेंगे तो ये शाम को आक्रमण करते हैं और दिन में वहीं पर जमीन में छिपे रहते हैं। इस प्रकार से अगर आपको इस कीट का एक ग्रुप में आक्रमण दिखे तो आप ये समझ लें सैनिक कीट है। और उसके प्रबंधन के लिए प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन की 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दूसरा प्रमुख कीट है गेहूं का वो है जड़ माहू। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये माहू जड़ में लगता है। अब चूंकि हमें पहले से पता है कि जड़ में लगता है तो इसके प्रबंधन के लिए बिल्कुल डॉक्टर दिग्विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गेहूं में कौन कौन से कीट लग सकते हैं, इसको हम विस्तार रूप से और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कीट एवं रोग प्रबंधन। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रबी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उनमें कीट और रोग प्रबंधन करना जरूरी है। सरसों की बात करें तो सरसों में इस समय माहू कीट का प्रकोप होने की आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए मेलाथियोन दवा की 1 लीटर या फॉस्फेमिडान 85% की 250 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं सरसों को सफेद रतुआ रोग से बचाने के लिए एप्रॉन 35 एड-डी 6 ग्राम या 22 टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। बीज उपचार के अलावा बुआई के 50 से 60 दिनों बाद रोग के लक्षण दिखाई देते ही फफूंद नाशक दवा रिडोमिल MZ72 WP का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने को फली छेदक से बचाने के उपाय करें। इसके लिए 5% NSKE या 3% नीम के तेल और जरूरत के अनुसार कीटनाशी का इस्तेमाल करें। अलसी की बात करें तो अलसी को उकठा रोग से बचाने के लिए बीजों को बुआई से पहले थायोफिनेट मिथाइल की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फसल पर रोग के लक्षण दिखते ही आइप्रोडियोन की 0.2% की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर पर्णीय छिड़काव करें। अलसी को फली मक्खी से नुकसान की आशंका रहती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सब्जी फसल में टमाटर की बात करें तो टमाटर में फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तोड़कर अलग कर दें। ज्यादा संक्रमण होने पर 0.1% मेलाथियान या 0.1% थायोडान 15 दिनों के अंतराल पर छिड़कें।
तो इस रिपोर्ट के जरिए देखा आपने कि कैसे अपनी रबी की फसलों की देखभाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल से आप अपनी फसलों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। फिलहाल जो हमारा जो दूसरा विषय आज का है उसके जो खास मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर वसीम हसन रजा हमारे साथ स्काइप से जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी केंद्र श्रीनगर कश्मीर से हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर वसीम अहमद जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेबों की बाग की देखभाल बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी भी है कि सेबों की अच्छी पैदावार लेने के लिए, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे उन किसानों के लिए जिसके जरिए आप सेबों की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं? शुक्रिया जनाब। जो भी हमारा जो हिमालयन जो रीजन है या जिसको क्षेत्र है हिमालय रीजन, इसका दारोमदार ज्यादा हॉर्टिकल्चर पे है जी। हॉर्टिकल्चर में जो अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण फल है वो सेब है। अगर आप देखें, सेब की काश्त पूरे हिमालयन बेल्ट में होती है, जिसमें प्रथम हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता है। तो लेकिन सेब एक ऐसा फल है, इसको आपको बहुत ही साइंटिफिक तौर तरीके से इसकी परवरिश करनी पड़ती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और इसका ध्यान हमें सिर्फ जब इसके ऊपर मेवा होता है उस टाइम ही नहीं रखना पड़ता है, बल्कि जब ये समर विंटर में यानी सर्दी में ये जब अपने पत्ते जड़ देता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो उस टाइम भी इसकी देखभाल की बहुत ही जरूरत होती है जी। उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि क्योंकि अभी जो है अभी जो सब जीरो टेम्परेचर है जिसको सब जीरो बोलते हैं, तो वो अभी खत्म हो रहा है, क्योंकि एक महीना जनवरी का रहता है जिसमें टेम्परेचर ज्यादा नीचे जाता है। उसमें ये रिकमेंडेड है कि हम लोग ना कोई ऑपरेशन, चाहे शाख तराशी का ऑपरेशन है, कटाई शटाई का ऑपरेशन है, तो ये सारे हम लोग मुलतवी करते हैं। तो जब ही सब जीरो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर खत्म हो जाता है, जो कि अभी होने वाला है, तो उसके बाद जिसके भी बाग में उसने कटाई शटाई नहीं की होगी तो वो कटाई शटाई शुरू कर सकता है फिर से। उसके अलावा जो वो सबसे जरूरी काम है वो है, क्योंकि जो भी अब नया सीजन आने वाला है तो नई प्लांटेशन होगी। अब जिन लोगों को भी अपने नए बाग लगाने होंगे तो उनको अब नई प्लांटेशन उसके लिए चाहिए, या नर्सरी वाले हैं उनको जो उनने रूट स्टॉक जड़ लगाए होंगे उन पे अब वो नई नई वेराइटीज का उनकी पैवंद करेंगे। तो उन सारी ऑपरेशन जो ये सारे क्रिया है उनकी शुरुआत इसी मंथ में होती है, क्योंकि बाद में जब एक बार आप जो है ये मंथ चला जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रोथ का सीजन है, तो उसमें बहुत से ऑपरेशंस फिर हम नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास साइन वुड हमें लेना है, अभी जो ऊपर वाला जो किस्म होती है, वैरायटी होती है जो तो उसको अभी आज ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार स्प्राउटिंग यानी फल ये जो पत्ते खिल जाते हैं साइन वुड पर, उस टाइम अगर हम लेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहता है। तो एक नर्सरी वाले के लिए जरूरी है कि वो ले। और बाकी जो हमारे जो जहाँ पे विंटर सीवियर होता है, जहाँ पे बर्फबारी इस बार ज्यादा की इस बार तो बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सारे इसका वेट कर रहे थे कि बर्फबारी होगी, लेकिन फिर भी जो है हमारे बागवान जो कि हमारे हिमाचल के हैं या जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फल होता है उसको चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है कि 7 डिग्री से नीचे हमें कुछ मुकर्रर वक्त तक टेम्परेचर नीचे जाना, जो कि यहाँ पे मुहैया है, जो इस बार मिला। तो हमें चिलिंग की कोई जो है कमी नहीं है। बर्फबारी नहीं हुई, कुछ इलाकों में नहीं हुई, उसकी वजह से सेब पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा चिलिंग रिक्वायरमेंट पे। हालांकि पानी की जो है जो रिक्वायरमेंट है या पानी की अवेलेबिलिटी है उस पर जरूर असर पड़ सकता है, लेकिन चिलिंग पे असर नहीं पड़ेगा। तो बाकी जो ऑपरेशन वो करनी ही है, हमें अपने बागों की देखभाल करनी है। जिसने ट्रेनिंग ट्रोनिंग नहीं की उसको करनी है। अपने जो नर्सरी वाले हैं सब वो साइन वुड आज ही काट के रखें, क्योंकि साइन वुड जब भी आप करोगे यूज ट्रेनिंग इसके लिए, ग्राफ्टिंग के लिए, तो वो डॉर्मेंसी में होना चाहिए। और अगले इस बार जो एडवांस सीजन थोड़ा, क्योंकि इस बार बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा गर्म भी रहा विंटर, तो उसकी वजह से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले स्प्राउटिंग हो सकती है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो है साइड को पहले करना पड़ेगा। डॉक्टर वसीम जी, ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और उस पर चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट के जरिए समझाना चाहेंगे कि कैसे आप अपने सेब की बागबानों की देखभाल आप कर सकते हैं और कैसे बेहतर पैदावार ले सकते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। बिल्कुल, थैंक यू।
इस समय सेब के बागों की देखभाल जरूरी है। जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं और किसी कारण से दिसंबर में छटनी ना कर पाए हों, तो इस महीने सेब के पेड़ों की छटाई जरूर करें। छटाई सधाई प्रणाली को ध्यान में रखकर करना बेहतर रहेगा। कटे हिस्से पर चौबटिया लेप लगा दें। पेड़ को सही आकार देना जरूरी होता है, जिससे पौधे की फलने वाली शाखाएं सही जगह से निकलें, जिससे फल तोड़ने और दूसरे काम में कोई परेशानी नहीं हो। सेब के पेड़ की कटाई छटाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे तने के पास से निकलने वाले कल्ले और वाटर शकर को काट कर निकाल दें। कटाई छटाई के बाद कटे हुए हिस्सों को फफूंदी नाशक रोगों से बचाने और कटे हुए भाग को जल्दी भरने के लिए उचित उपाय करें। इस समय सेब के बागों की निराई गुड़ाई और सफाई का काम भी करें। फलदार और छोटे पौधों में गोबर की खाद और फास्फोरस युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटों और रोगों की रोकथाम के लिए अगर दिसंबर महीने में कोई छिड़काव ना कर पाए हों, तो इस महीने जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें। इस महीने सेब के बागों में उर्वरक भी जरूर दें। रोगों से भी सेब को बचाएं। सेब की फसल में तने की काली रोग लगने की आशंका रहती है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए प्रभावित शाखाओं की कटाई छटाई करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुड़ाई की बात करें तो फलों की परिपक्वता की जांच, छिलके का रंग, कठोरता और फल का आकार जांचने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट के जरिए आप अपने सेबों के बाग की देखभाल कर सकते हैं और अच्छी फसल सेब की ले सकते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, तमाम सवाल आपके शामिल करेंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है कॉलर्स का फ़ोन लेने के लिए, उनके सवाल लेने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सागर मध्य प्रदेश। विपिन जी उनका नाम है। विपिन जी अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल था कि जमीन से लेने की समस्या आ रही थी, तो कर सकता हूं करने
जी विपिन जी, जितना हम समझ पाए उसके हिसाब से डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सवाल इनका ये है कि इनके चने की फसल में कीट लगा हुआ है, उसके लिए इनको कुछ उपचार बताइए। कौन सा कीट है बता सकते हैं? उनका संपर्क नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चने की फसल में जो प्रमुख कीट लगता है, डॉक्टर दिग्विजय जी, जितना हम समझ पाए वो बता रहे हैं कि इल्ली रोग जो लगा हुआ है। हाँ ठीक है, वही है। तो चने में प्रमुख कीट जो लगता है वो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा होता है। इस कीट के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान चने की फसल को पहुंचता है, और इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरी तरह से चने की फली में कीट घुस करके मुंह अंदर रखता है और बाकी शेष भाग बाहर रहता है। ऐसा लक्षण यदि आपको दिख रहा है तो ये फल बेधक इल्ली का है, और उसके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जो एक है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जिसकी 250 एली प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल की जाती है, और ये सबसे प्रभावकारी ट्रीटमेंट है, सबसे प्रभावकारी उपचार है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जब इससे नियंत्रण ना मिले, क्योंकि हम जब भी नियंत्रण की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि पहले सुरक्षित नासी प्रबंधन को हम अपनाएं, जब उससे हमें नियंत्रण ना मिले तभी कीटनाशी की तरफ जाएं, क्योंकि यह उत्पाद ऐसा है जिसे हमें विश्व की बाजार में बेचना है, या हमें इसे स्वयं खाना है या मेरे कोई जानने वाले व्यक्ति को खाना है, तो हम इसमें किसी प्रकार के अंधाधुंध कीटनाशी का इस्तेमाल न करें जिससे इसमें रेजिड्यू रह जाए और उस रेजिड्यू की वजह से घातक बीमारी जैसे कैंसर इत्यादि हो, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस का अगर उपचार करें, नहीं नियंत्रण मिलने पर इमिडाक्लोप्रिड की 200 ml दवा को प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने पर चने की सुंडी से पूरी तरह से आपको नियंत्रण मिल जाता है। और इसे करने के साथ साथ और जो भी इसके क्रियाएं हैं, सस्य क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, इनको सबको करते रहें समय समय पर, जिससे आपको इस कीट के प्रकोप से बचने में भी सुविधा मिले। जी विपिन जी, आप जो आपने सवाल किया कि आपके चने की फसल को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, तो डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह आपको समझाया है उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल अब रुक करते हैं डॉक्टर वसीम जी का। डॉक्टर वसीम जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से हमने इस बार देखा है कि बर्फबारी में कमी देखी गई है और कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास और इस समय हमारे पास एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो इस जलवायु परिवर्तन की चुनौती के साथ साथ जहां पर बर्फबारी नहीं हुई है, ऐसे में सेब के किसान कैसे अपने सेबों की देखभाल करें? देखिए, बर्फबारी, मौसम, वेदर तो ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका उपचार अगर हम कैसे ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए या ऐसे कार्य करें या ऐसे हम लोग इसमें कुछ शुरुआत करें कि उसकी वजह से अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका प्रकोप कम हो सकता है जी। जैसे बर्फबारी का आप बोल रहे हो कि बर्फबारी कम हुई इस बार, वो तो है ही, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड थी फार्मर्स को भी जो है बर्फबारी नहीं हुई, तो उसका चिलिंग पे तो कुछ हमारा JNK में माना जाता है कि चिलिंग तो एनफ है जी। हिमाचल प्रदेश में भी जहाँ पे एप्पल सेब हो रहा है तो वहाँ पे भी चिलिंग एनफ मिलती है। कुछ जो लोअर एरियाज है जहाँ पे चिलिंग कम हो गई थी तो वहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं दूसरे क्रॉपों में जिनमें चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होती है। तो हमारा यही है कि इस बार चूंकि अगर इसका बर्फ का क्योंकि डायरेक्ट असर होता है इरिगेशन पर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दी ज्यादा से जो ऑर्चर्ड्स है एप्पल के ये रेनफेड है। कश्मीर में JNK में थोड़ा बहुत 50-60% तो है इरिगेटेड, लेकिन हिमाचल में ज्यादातर रेनफेड ही है जहाँ पे जो नेचुरल प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल होता है या बर्फबारी होती है, उसकी वजह से ही हमें जो है उसमें सिंचाई का पानी मिल जाता है पूरे साल के लिए। तो इस बार सिंचाई का पानी क्योंकि कम होने की इम्कान है अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो रेनफॉल है वो अभी आने वाला है सीजन, तो उससे भी हमारी पूरी होती है, भरपूर होती है, भरपाई होती है इसकी। दूसरा, हम पानी को बचाने के लिए यानी ऐसी स्ट्रेटजी करें जिससे पानी कम हमें कम की जरूरत होगी।
और दूसरा हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज करें, क्योंकि जब पानी की कम अवेलेबिलिटी होगी, इरिगेशन की कम अवेलेबिलिटी होगी, तो ऑब्वियस है कि उसका डायरेक्ट असर जो है फ्रूट पर पड़ता है, क्वालिटी पर पड़ता है, और सबसे ज्यादा असर पड़ता है कि उसमें जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी उसमें कुछ कमियां हो जाती है, कैल्शियम की, बोरान की, और जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं प्लांट्स को। तो उनको अवेलेबल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, हमें स्प्रेज करनी पड़ेगी उनकी, और इसके अलावा हमें जिससे पानी बचे या कम खपत हो जिसकी, वो मेजर्स जो है लेने पड़ेंगे हमें। जितना भी हमारे पास रेनफॉल का पानी है या जो प्रेसिपिटेशन का पानी आएगा, उसको बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, जैसे हम पेड़ के इर्द गिर्द छोटे छोटे ट्रैंच खोल के बना के उसमें पानी बचा सकते हैं, या फील्ड में कुछ ट्रैंच बना के, या छोटे छोटे जो हमारे कुएं हैं उसके बना के वहां पे पानी। दूसरा, हमें मल्चिंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्च से देखा गया है, अगर वो नेचुरल मल्च हो या सिंथेटिक मल्च हो, दोनों मल्च हम यूज कर सकते हैं। उससे देखा गया है कि बिल्कुल डॉक्टर वसीम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, फिर अपनी आप बात पूरी कीजिएगा। नईमुद्दीन झांसी से जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से। नईमुद्दीन जी, अपना सवाल पूछिए। फूल की अवस्था में, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। फूल की अवस्था में शरद ऋतु की वर्षा हो जाने से जी उत्पादन चने का प्रभावित होता है, कोई बचाने का तरीका है क्या सर? धन्यवाद। जी डॉक्टर दिग्विजय जी, जिस तरह से उन्होंने सवाल किया, आपने सुना कि क्या इनके उपचार बताएंगे आप? इसमें यदि कोई कीट या रोग की कोई समस्या नहीं है, तो ये तो एक तरह से कह लीजिए दैवीय आपदा है। इसे तो किसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर यदि इसमें कोई कीट पतंगे दिखते हैं तो उनका पूरी तरह से उपाय है। जैसा कि बताया, चने में सबसे प्रमुख नुकसान करने वाला कीट है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, जिसे फल बेधक कीट कहते हैं। जी, तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर दिग्विजय जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया कि कीटों से प्रबंधन तो हम रबी फसलों कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसान भाई सावधानियां क्या बरतें इन कीटों की दवाइयों को लगाते हुए, और कीटों से बचाते हुए अपनी फसलों को भी कैसे बचाएं और स्वयं को कैसे बचाएं, इसका भी थोड़ा सा आप ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाइयों को ये दवा का इस्तेमाल करते समय ठीक उसी प्रकार से अलर्ट रहना है जैसे हमारे कोरोना काल में डॉक्टर्स अलर्ट थे। पीपीई किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, इन्हें हमें रखना चाहिए। जिसमें एप्रिन है वो इन्हें पहनना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए। किसी भी कंसंट्रेट कीटनाशी को डायरेक्ट हाथों पे नहीं गिरने देना चाहिए, हाथों को कवर किए रहना चाहिए, और थोड़ा दूर से कीटनाशी को खोलना चाहिए। इसके बाद उसे मिला करके जिस भी यंत्र से उसे छिड़काव करना है, चाहे वो स्प्रेयर हो, नैपसैक स्प्रेयर हो या कोई और यंत्र हो, उसे पूरी तरह से देख लें कि वो लीक प्रूफ हो। ऐसा नहीं कि आप उसमें दवा डाल रहे हैं और छिड़काव करने गए हैं और वो लीक करके सारी दवा गिर जाए। इससे आपको दो तरीके से नुकसान है। एक तो पूरी दवा आप समझ रहे होंगे कि हमारी खेत में गई, कीड़े के अगेंस्ट प्रयोग हुई, लेकिन वो नीचे गिर गई। दूसरी, आपकी जेब भी ढीली हो रही है, अनावश्यक रूप से दवा वेस्ट जा रही है। तो पूरा अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण हैं, सामान हैं, उन्हें पहनकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरी चीज़, छिड़काव हमेशा सुबह या शाम करना चाहिए जब हवा धीमी हो, और हवा की दिशा में नोजल रख के करना चाहिए। नोजल भी कई बार, मान लो यूरिया का स्प्रे करना है तो उसके लिए थोड़ी दूसरी प्रकार की आती है, कीटनाशी का उपयोग करना है तो उसके लिए दूसरी प्रकार। एग्जैक्ट नोजल होनी चाहिए जिससे हमारी दवा पूरी तरह से फैल जाए और कोई वेस्टेज ना हो। बिल्कुल इसके साथ साथ इस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और भी तरीके जानेंगे किस तरह से किसान अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इन दवाइयों का प्रयोग करते समय। लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवालों का और जवाबों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा लगातार जारी है। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। एक बार उस सवाल को शामिल कर लेते हैं। प्रिंस भारती सुल्तानपुर से उनका सवाल है, सरसों के खेत माहू के प्रकोप से कैसे नियंत्रण करें। दूसरा सवाल इनका है कि इस समय गेहूं की फसल में भ्रूण पत्ती चूर्ण रोग का प्रकोप होता है, इस रोग की रोकथाम किस दवा से करनी चाहिए। डॉक्टर दिग्विजय जी, इनके सवाल का जवाब। इनका जो पहला प्रश्न है जी, वो सरसों में माहू या चेपा का जो प्रकोप होता है जी, बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये रस चूसते हैं जी। इसके लिए इन्हें सबसे पहले नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए 3%, और इसके अलावा इसके पूर्व नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं 5% की दर से। और यदि इसके बाद भी चेपा का नियंत्रण नहीं होता है तो इनके पास एक सबसे अच्छी दवा है जिसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड, और ये 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने पर चेपे का नियंत्रण हो जाता है जी। रोग नियंत्रण हो या कीट नियंत्रण हो, दोनों में समेकित नासी जीव प्रबंधन या समेकित प्रबंधन की बात हम करते हैं। अब इसमें जो वो बता रहे हैं इनका रोग है, उसके लिए सरसों के बीज को उपचारित करके लगाएं। मृदा जनित रोगों को अपने खेत में कम से कम होने दें, उसके लिए ये ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। और ये जो अन्य मृदा जनित रोग आते हैं, इनके लिए सरसों के बीज को उपचारित करके बोएं तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है जी। और डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो इनका था गेहूं की फसल को लेकर, उसको लेकर आपका क्या जवाब रहेगा। इनका सवाल दूसरा था कि भ्रूण पत्ती चूर्ण रोग का प्रकोप होता है, इस रोग की रोकथाम के लिए किस दवा का प्रयोग करना इसका चाहिए? भी एक समेकित प्रबंधन करना है। आप ये सब मृदा जनित रोग हैं जो जितने भी फंगस के द्वारा होते हैं, इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके भूमि जनित रोगों को ना आने दें, और उसके अतिरिक्त बीज का उपचार करके तभी बीज बोएं। कई बार ऐसा होता है कि बीज उपचारित मिलता है और काफ़ी पुराना होता है तो किसान भाई उसे उपचारित नहीं करते। इन्हीं सब कारणों की वजह से रोग की समस्या आती है, तो ये उपचारित करके ही बोएं, तभी उसका नियंत्रण पाया जा सकता है जी। तो प्रिंस भारती जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी फसल की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर वसीम जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर वसीम जी, आपने बताया कि किस तरह से सिंचाई के जरिए हम अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं, सेब की बागों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि सेब जो होता है उसके अंदर जो कीट रोग लगने की चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे समय पे, तो सेब को कैसे उन रोगों से देखभाल करनी है और कैसे उन लक्षणों को पहचाना जाए कि हमारे सेब में कीट या रोग लग चुका है। देखिए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं कि हम लोग जो ये विंटर है, एक जो ऑर्चर्ड वाला है, बाग वाला है, उसको अपने मौका मिलता है अपने बाग का सर्वे करना, क्योंकि पत्ते होते नहीं है तो वो हर एक ब्रांच को, हर एक पेड़ को अच्छे से देख सकता है, जो कि ग्रोइंग सीजन या बाहर समर में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक बाग वाले को क्या करना चाहिए कि उसको अपने बाग में जाना चाहिए, एक कलम और डायरी साथ में ले जानी चाहिए, या अगर लिखता नहीं हो तो किसी को साथ ले सकता है। तो वो हर एक ट्री को मुआयना करे, उसको अच्छी तरह देखे, उसके ब्रांच को देखे, क्योंकि ये चीजें फिर समर में मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएंगी उसके लिए। तो वो हर एक ट्री को उसको अच्छी तरह देखे, उसके ब्रांच को देखे। अगर कोई ब्रांच जिसमें उसको इंसेक्ट या एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं वूली एफिड, जो समर विंटर में ज्यादा अटैक करता है, वो आंखों से दिखता है दूर से कि उसमें छोटे छोटे रुई के दाने की तरह रुई जो होती है, उसी तरह वो स्टेम पे भी होता है, रूट पे भी होता है, जड़ में भी होता है और पेड़ पे भी होता है। उसके अलावा एक और है सेंजो स्केल जिसको बोलते हैं, उसमें भी छोटे छोटे जो रेशे होते हैं ट्रीज पर, वो आज ही अच्छी तरह दिखते हैं। फिर जब समर होता है तो समर में जब पेड़ में पूरे पत्ते आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो ढक जाते हैं, वो दिखते नहीं। वो एक अच्छा है हमारे लिए टाइम कि हम जाए अपने ऑर्चर्ड में
और उसको देखें, उन बीमारियों को देखें, उन कीटों को देखें। और अगर कोई हमारा जो प्लांट है उस पर कुछ फ्रूट्स होते हैं जो जिसको ममीफाइड फ्रूट्स बोलते हैं, जो वहाँ सड़ गए हैं, वो एक बीमारियों का एक जो है सोर्स होता है, तो उनको भी हटाए। और जो जैसे जो बीमारियां मैंने बोली, एक तो ये जो वूली एफिड की है, ये विंटर में ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होती है, तो उनको हम स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा जो सेंजो स्केल है, अगर सेंजो स्केल की पूरी ब्रांच हमें दिखे कि इसमें पूरे में सेंजो स्केल है, तो सबसे बड़ा अच्छा विकल्प है कि उस ब्रांच को पूरा रिमूव करें और वहां पे एक नया ब्रांच हम इनविगोरेट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, जो एक नई ब्रांच होगी। और पुराने को जाके उसको फिर जो अपने बाग में ही नहीं रखना है, बल्कि उसको दूर ले जाके कहीं पे जला देना है उनको, ताकि क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, तो उससे उस जो है वो बीमारी को बहुत हद तक हम काबू में कर सकते हैं और अपने बागों को बचा सकते हैं, अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। और हम हर एक पेड़ का एक मुआयना कर सकते हैं। उसकी वजह से हम लोग एक उसका रिपोर्ट लिखेंगे कि इसमें ये बीमारी है, इसमें ये, ताकि हम जो जब समर होगा तो उसके हिसाब से हम उसका अच्छे से उपचार कर सकते हैं उन रोगों का। बिल्कुल डॉक्टर वसीम जी, जिस तरह आपने बताया कि पेड़ों का मुआयना करके भी आप अपने फसलों की, अपने सेब की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि किसमें कीट लगे किस नहीं। बहुत बेहतर तरीका आपने बताया है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष कुमार मिर्जापुर से। संतोष जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, दोबारा पानी में चला गया। संतोष जी, अपना सवाल दोहराइए। सरसों की फसल है जी, उसमें सर पानी सिंचाई हुआ था करीब 5-6 दिन पहले जी, उसमें दोबारा पानी चला गया सर। एक बार ऐसा करने से सरसों की फसल मेरी पूरी नष्ट हो गई थी जी। तो क्या ये दोबारा पानी चला गया है? पानी तो निकाल दिए, फिर भी खेत में अभी थोड़ा बहुत पानी बना हुआ है, इसका क्या उपाय है? जी डॉक्टर दिग्विजय जी, आपने सवाल सुना किस तरह से ये दोबारा इनका बहुत सिंचाई कर दी अधिक नमी किसी भी फसल के लिए अच्छी बात नहीं है जी। अगर पानी निकालने का कोई संसाधन है तो निकाल दें, अन्यथा की स्थिति में वो पौधों पर प्रभाव पड़ेगा और वो जो आपके पोषक तत्व हैं जो खेत में आपने डाला है वो लीच करके नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो पौधे की बढ़वार होनी चाहिए, फली जितनी अच्छी आनी चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, वो प्रभावित होगा। तो कृपया अगर निकालने की व्यवस्था है तो उसे पानी को निकाल दें और जो नहीं निकाल सकते उसे सूखने दें प्राकृतिक तौर पर। यही किया जा सकता है ऐसे में। जी, तो संतोष कुमार जी, इस तरीके से आप अपनी सरसों की फसल की देखभाल कर लेंगे और उम्मीद है कि आप अपनी फसल को बचाने में कामयाब रहेंगे। डॉक्टर दिग्विजय जी, हम इस समय देख रहे हैं कि कई जगह पर हम देखते हैं कि चने की फसल में दीमक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में दीमक की जो रोग है, इसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं और कैसे किसान अपनी चने की फसल की देखभाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि भविष्य में इस तरह की जो दीमक है उनकी फसल में ना लगे? दीमक एक बहुत ही विनाशकारी कीट है, किसी भी फसल में लग जाता है और अक्सर जो है गेहूं की फसल में भी लग जाता है, चने की फसल में लग जाता है। तो इसमें कई बार तो ये जगह जगह एक स्पॉट में होता है और कई बार देखिए तो बहुत थोड़ी थोड़ी जगह में होता है। तो जहाँ भी स्पॉट में होता है वहाँ पर हम क्लोरोपाइरीफास की दवा को 200 लगभग इसे हम ले सकते हैं 3 ml पर लीटर के हिसाब से, और उसे चाहे रेत में मिला करके वहाँ बखेर दें जहाँ दीमक लगी हुई है, चाहे जो पानी का स्रोत जा रहा है उसके थ्रू वहाँ पर ड्रॉप डाल करके उस पैच में पहुँचा दें, तो इससे दीमक का नियंत्रण हो सकता है। और जहाँ भी दीमक लगी होगी अगर आप पौधे को हल्का सा टच करेंगे तो बहुत आसानी से उखड़ जाएगा। वैसे भी एक जैसे कहते नहीं है कि वो खेत में एक चाँद सा स्थान दिख रहा है, उसे दीमक की पहचान किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से दीमक का नियंत्रण किया जा सकता है जी। तो इस तरीके से आप अगर आपके फसल में कहीं दीमक का असर आपको दिख रहा है तो उसके ज़रिए भी आप इस तरीकों को अपनाकर आप अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजीत कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत जी, अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। रंजीत जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वसीम जी का हम रुख करते हैं। डॉक्टर वसीम जी, आपने बताया कि हम पेड़ों का मुआयना करके अपने सेब जो बाग हैं सेब उनकी देखभाल कर सकते हैं और ये पहचान कर सकते हैं कि किसमें कीट लगे किसमें नहीं। इसके साथ ही सेब की तुड़ाई करने का क्या तरीका आप बताएंगे, कैसे पहचान किया जाए कि ये सेब अब तोड़ने लायक हो चुका है या इसको थोड़ा और समय देना है? देखिए, तोड़ाई का तो ऐसा है कि उसमें सबसे जो अच्छा जो हम मानते हैं वो है कि उसका TSS मेंटेन होना चाहिए जी। देखिए, क्वालिटी में 2-3 चीजें आती है। एक है विजुअल क्वालिटी के हम आंख से देख सकते हैं, और कुछ जो हमें मतलब जिसमें हमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए चेक करने के लिए जी। विजुअल में हमारा एक तो साइज आता है जो हम आंखों से देख सकते हैं जी। दूसरा हमारा कलर आता है जो हम आंखों से देख सकते हैं जी। तीसरा जो साइज है वो हम आंखों से देख सकते हैं जी। उसके अलावा एक होता है कि आप जो है डेज आफ्टर ब्लूमिंग, यानी कितने दिन बाद जो है ब्लूमिंग के बाद हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1-2 हफ्ते का फर्क आ सकता है। अगर वेदर में जैसे ज्यादा गर्मी होगी या कभी बीच में ठंडी होगी तो उसकी वजह से 1 हफ्ते का इधर इधर हो सकता है। लेकिन जो सबसे क्राइटेरिया है वो है कि हम लोग इसका TSS देखें, कलर देखें, साइज देखें, और वो हर वेराइटी का अलग अलग है। अगर आप डेलिशियस वेराइटीज जैसे रेड डेलिशियस है जो मिड लेट वेराइटी है, तो उसका टाइम अलग है हार्वेस्ट का, और उसका जो है क्राइटेरिया अलग है। कुछ वेराइटीज में भी बहुत सी किस्में हैं। जैसे आप देखोगे कि एप्पल में कुछ ग्रीन वेराइटियां है जो सिर्फ हरी रहती है, जो कभी लाल नहीं होती। कुछ वेराइटियां जो है वो लाल होती है, और कुछ वेराइटियां है जो बिल्कुल जो है येलो टाइप होती है, पीली होती है। तो ये अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग चीजें इनमें देखनी पड़ती है, और जो बाग वाले हैं या एक्सपर्ट है उनको जो है अच्छे से समझ आता है कि कौन वैरायटी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसमें कभी कभी बाग वाले को भी धोखा हो जाता है कि वो कलर का वेट करता है और उसकी वजह से प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, यानी उसका जो सेब पका हुआ था या पूरा जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार था वो उसको देख नहीं पाता, या उसमें प्रॉपर उसकी वजह से वो ड्रॉप हो जाता है। और जो A ग्रेड फ्रूट है, जो पेड़ पे A ग्रेड था, वो नीचे गिर के C ग्रेड हो जाता है, यानी जिसको 50 रुपए या 60 रुपए या 70 रुपए पर केजी मिलने वाले थे उसको 10 रुपए मिलता है। तो उस चीज को जो है समझने की जरूरत है। जो पेड़ है ये एक इंडिविजुअल है, इस पर जो फ्रूट है वो पूरा एक साथ तैयार नहीं होता, तो उसको देखने के लिए जो है हमें देखना पड़ेगा कि कितने दिन बाद, क्योंकि ये फ्रूट तैयार होता है, उसके लिए हमें जो है एक्सपर्ट से भी एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले हार्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर वसीम जी के अनुसार हर सेब की अलग अलग वैरायटी होती है, और अलग अलग वैरायटी के जो तुड़ाई का प्रक्रिया है वो अलग अलग वैरायटी के अनुसार है। और जो डॉक्टर वसीम ने आपको बताया है कि उसके अनुसार ही आप अपने जब भी आप सेब की तुड़ाई करें तो इन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर आप अपनी बेहतर सेब की पहचान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिग्विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि तमाम जो रबी की फसलें हैं उसमें दवाइयों का प्रयोग कीट और रोग प्रबंधन के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार किसान भाई इस चीज़ में संशय कर देते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन सी दवाई की कितनी मात्रा इस्तेमाल की जानी चाहिए और किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसका कन्फ्यूज़न उनको रहता है। तो इसके लिए क्या सुझाव आप देंगे और क्या सरकार द्वारा कोई ऐसे संस्थान हैं जिसके ज़रिए ये जानकारी दी जाती है या फिर दवाइयाँ खरीदते समय उस पर लिखा होता है कि इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दवा पे लिखा होता है, उसे अच्छी तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए जी। उसके अतिरिक्त यदि लक्षण के आधार पर कोई कम या ज़्यादा करना है तो जैसे डॉक्टर हमें दवा देता है उसमें परिवर्तन एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, जैसी स्थिति हो उसकी फसल की और नुकसान की और कीड़े के उसकी प्रकोप की। तो नज़दीक के जहाँ भी आप रह रहे हैं हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और लगभग दूसरे या तीसरे ज़िले में कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। वहाँ किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर देना चाहिए। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि कीटनाशी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसके पहले क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ मैं बताना चाहूँगा। पहले हम बात कर चुके हैं, गर्मी की जुताई करनी चाहिए जिससे अवशेषी कीट जो हमारे होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा हमें फसल की निगरानी निरंतर करते रहना चाहिए जिससे हमारी फसल में क्या कीट और रोग का प्रकोप है उसकी हमें जानकारी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। यदि हमें यह देखना है कि इस फसल में कितने कीट प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, मौजूदा समय में हैं और कितने भविष्य में होने की संभावना है, तो 5 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर में अगर लगाया जाए तो उससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने कीट इस समय मौजूद हैं, कितना भविष्य में आने की संभावना है। तो एक तरह से हम पूर्वानुमान लगा करके किसानों को बता सकते हैं कि आने वाले समय में इतने कीट आ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हमें लगे कि यहाँ हमें नियंत्रण करना है तो हम नीम का तेल इस्तेमाल करें 3% के हिसाब से। उसके अलावा निम्बोली का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त प्रकाश प्रपंच का हम इस्तेमाल करें। प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल करके हम उसके पास टब रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं और उसमें नीम का तेल रखते हैं जिससे प्रकाश प्रपंच पर अट्रैक्ट होके जो कीट वहाँ पर आके गिरते हैं वो मर जाएं, अन्यथा फिर वो उड़ के चले जाएंगे। इसके अलावा हम जो भी ये बुआई करते हैं, जो भी फसल लेते हैं, उसकी प्रतिरोधी किस्म की तलाश करें। प्रतिरोधी किस्म को बोने से रोग और बीमारी के लगने की संभावना कम हो जाती है तथा उसमें यांत्रिक क्रियाएं यानी एक टहनी पे मान लो जैसे माहू की बात करें, अगर लगा हुआ है तो उस टहनी को तोड़कर जमीन में गाड़ दें। करेंगे और इन तरीकों को अपनाकर अपनी फसलों की देखभाल करेंगे और अपने कीट और जो रोग किस फसलों में लगते हैं उनसे रोकथाम में उनको मदद जरूर मिलेगी। फिलहाल डॉक्टर वसीम जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वसीम जी, इन तमाम सवालों के बाद आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं सेब के किसानों के लिए कि किसान कैसे अपने सेब के बागों की देखभाल कर सकते हैं और बेहतर उनको उपज मिल सके? अभी अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय में उस पर हमने बात नहीं की वो है कृंतक यानी रोडेंट्स, जिसमें चूहा आता है। उसका अटैक जो है उसका जो हम कंट्रोल या उसका मैनेजमेंट वो भी हम विंटर में ही ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि समर में क्रॉप होती है। तो जितना भी हो सकता है बागवान जो है बाग वाले हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी वो इस विंटर के सीजन में, डॉर्मेंसी के सीजन में या जब पेड़ सोया हुआ है उस सीजन में जितना भी वो रोडेंट्स को या चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं वो कर लें। और उसके लिए बहुत से उपाय होते हैं। या एक तो उपाय है कि हम लोग जो है नालियां खोदें, उनके जरिए पानी डाल के उनको कंट्रोल कर सकते हैं या सल्फास का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम चूहों को कंट्रोल करें तो एक हॉलिस्टिक यानी पूरे ऑर्चर्ड में एक साथ करना पड़ता है क्योंकि हम जब एक ऑर्चर्ड के एक कोने में शुरू करते हैं तो दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं उसकी वजह से, या एक बाग में जब हम करते हैं वो दूसरे बाग में चले जाते हैं। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच होने चाहिए यानी सारे बाग वाले एक साथ उसको कंट्रोल करने चाहिए। दूसरा, जो भी हमें खाने पीने की जो जिसको फल है या कुछ और है जैसे कुछ ग्रेन। बिल्कुल डॉक्टर वसीम जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाया है इसका किसान भाई सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने सेब के बागों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अच्छी फसल यहाँ पर ले पाएंगे। फिलहाल जो आपने कीमती समय
और बहुत महत्वपूर्ण सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए साझा करी है, सेब किसानों के लिए साझा की है, उसका वो महत्वपूर्ण लाभ उठा पाएंगे और उससे अपनी फसल की देखभाल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद चंदौली उत्तर प्रदेश से। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल यह है कि सरसों में माहू से बचाव के लिए कौन सी दवाई करें? जी डॉक्टर दिग्विजय जी, पहले तो आपने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन एक बार फिर से दोहरा दीजिए। सरसों में माहू का जैविक नियंत्रण यदि करना है आपको तो एक क्राइसोपर्ला कार्निया आता है, उसको खेत में रिलीज करें। और यदि उससे नियंत्रित नहीं होता है तो आप इमिडाक्लोप्रिड की 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दवा का छिड़काव करें तो आसानी से नियंत्रित हो जाता है। कोशिश करें कि पहले आप इससे जैविक नियंत्रण से इसे ख़त्म करें और साथ ही साथ दवा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशी का, वो ध्यान रखें कि दिन में मधुमक्खियां भी होती हैं जो हमारे किसी भी फसल के लिए परागण में बहुत उपयोगी हैं। उससे हमारे फसल की एक तो फ्रूट सेटिंग अच्छी हो जाती है और हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है, दूसरे गुणवत्ता युक्त उत्पाद होता है। तो हम इसे दिन में ना करके सुबह या शाम में स्प्रे करें तो इससे आपको और फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर माफ़ कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद जी, आप इस चीज़ को अपनाकर अपनी सरसों की फसल को देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आपकी सरसों की जो फसल है हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी यहाँ पर आपको उपज देती हुई नजर आएगी। फिलहाल डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, आपने जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया और जो कीमती सलाहें, महत्वपूर्ण सुझाव हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा के लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने कि हेलो किसान कार्यक्रम में आज तमाम किसानों के सवाल विशेषज्ञ जुड़े हुए शामिल किए गए, तमाम एक्सपर्ट द्वारा जवाब उनके दिए गए। इसके साथ ही अब हम अगले अंक में किस विषय पर चर्चा करेंगे, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में कल 1 फरवरी के दिन बजट पेश होना है भारत का। ऐसे में अगला जो विषय है वो हमारा कृषि बजट पर हम चर्चा करेंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। तो इस कृषि बजट पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल होंगे वो सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़े आपके कोई भी सलाह, कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर के जरिए भी अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा कॉल सेंटर खुला रहता है। आप अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।